इसके 23 पेपर 3 कंटिन्यू करते हैं। A 9-year-old child presents with abdominal pain, arthralgias and palpable purpura over the buttocks। ठीक है, 9-year-old चाइल्ड है और उसको ये सब हो रहा है। लोअर लिम्स पे फॉलोइंग अ सोर थ्रोट, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो सोर थ्रोट के बाद अगर ये आर्थ्रैल्जियाज, एब्डोमिनल पेन हो रही है तो ये क्यों होती है? ए पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बी हेनोक्स परप्यूरा, सी एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर, डी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ई सेप्टिक आर्थराइटिस। तो सेप्टिक आर्थराइटिस तो नहीं हो सकता, उसमें आपके जो लिम्फोसाइट्स या जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में कोई ब्लीडिंग टाइम का जिक्र करता, वो प्लेटलेट्स का जिक्र करता, परप्यूरा होता सिर्फ उसको। एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर में जोन्स क्राइटेरिया फुलफिल होता। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कोला कलर्ड यूरिन उसमें होता। तो इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर, बाकी सब हम एलिमिनेट भी करें तो हेनॉक्स ऑनलाइन पर प्यूरा वुड हैव बीन चोजन। दोबारा अगर स्टेटमेंट देखें कंसोलिडेट करने के लिए कि उसको सोर थ्रोट के बाद एब्डोमिनल पेन अगर हो, आर्थ्रैल्जिया हो और बटक्स और लोअर लेग्स पे पैल्पेबल परप्यूरा हो, तो तीन चीज़ें हो रही हैं, पैल्पेबल परप्यूरा भी, आर्थ्रैल्जियाज भी, एब्डोमिनल पेन भी, दैट टू आफ्टर फॉलोइंग सोर थ्रोट, तो वो हैनॉक्स ऑनलाइन परप्यूरा होता है। Next question: a patient develops neck surgery and later is unable to elevate the arm above shoulder level due to shoulder drooping. Which nerve is most likely injured? तो above जो overhead abduction होती है वो किन से होती है? एक तो ट्रेपीजियस होता है और एक होता है सेराटस इंटीरियर। ठीक है, अब इनकी नर्व्स अगर देखें तो ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है एसेसरी स्पाइनल नर्व, सेराटस इंटीरियर को सप्लाई करेगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इनमें से जो भी ऑप्शंस होंगे वी विल चूज दैट। ए एक्सिलरी नर्व, बी सुप्रास्कैपुलर नर्व, सी एक्सेसरी स्पाइनल नर्व, डी रेडियल नर्व, ई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सो सी एक्सेसरी स्पाइनल नर्व वुड बी द राइट ऑप्शन, ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है। 75th क्वेश्चन: अ पेशेंट डेवलप्स अ प्री-ट्रेकियल एब्सेस फॉलोइंग अ डीप नेक इन्फेक्शन, इनटू व्हिच स्पेस इज द इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड? ठीक है, ये स्पेसेस आनी चाहिए आपको कि प्री-ट्रेकियल एब्सेस जो प्री-ट्रेकियल फेशा है उसकी एक्सेस कहाँ तक जाती है? वो सुपीरियर मीडियास्टिनम तक जाती है। बाकी ऑप्शंस क्या हैं? इंफीरियर मीडियास्टिनम, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, रीट्रोफेरेंजियल स्पेस या सब मैंडिबुलर स्पेस, तो वैसे ही नहीं है। ऑप्शंस ईजी रखे हैं उन्होंने, अगर इंटीरियर लिखा होता है यहाँ पे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए सुपीरियर मीडियास्टिनम होगा प्री-ट्रेकियल एब्सेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन: अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सीवियर पेन इन द एंकल एंड डेवलप्स एक्यूमोसिस ऑन द सेकंड डे। ठीक है, कैमोसिस हो रही है उसको सेकंड डे पे एंड ही कैन स्टैंड ऑन हिज टोज बट इट्स पेनफुल, व्हाट इज द कॉज? ठीक है, क्यों हो रही है उसको ये पेन? ए रप्चर ऑफ एक्लीज टेंडन, बी रप्चर ऑफ प्लांटारिस टेंडन, सी रप्चर ऑफ टिबियल टेंडन, डी मीडियल मेलियोलस डैमेज, ई लैटरल मेलियोलस डैमेज। ठीक है, हो क्या रहा है? वो टोज पे खड़ा हो पा रहा है। ठीक है, टोस पे वो खड़ा हो पा रहा है लेकिन ये पेनफुल है। तो टोस पे हम कब खड़े होते हैं? जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं, और पेनफुल प्लांटर फ्लेक्शन है तो इसका मतलब है प्लांटेरिस टेंडन में मसला होना चाहिए, तो रप्चर होगा प्लांटेरिस टेंडन का। तो बी वुड बी द राइट ऑप्शन। एबल टू स्टैंड प्लांटेरिस रप्चर, कांट स्टैंड तो एक्लिस रप्चर है। ठीक है, एक्लिस में तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, तो एक्लिस टेंडन नहीं हो सकता रप्चर। खड़े हो रहे हो आप टोस पे लेकिन पेनफुल है तो दैट इज रप्चर ऑफ प्लांटारिस टेंडन। नेक्स्ट: एन 80-year-old पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैज क्रॉनिक डल पुअरली लोकलाइज्ड पेन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, विच पाथवे इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पेन? ठीक है, तो ये पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वुड बी द राइट ऑप्शन। बाकी क्या है? नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है,
रिट्रो है, कॉर्टिको है, डोर्सल कॉलम पाथवे है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उसने कौन सी मोडालिटी पूछी है। उसने सिर्फ क्रॉनिक डल पुअरली लोकलाइज्ड पेन का पाथवे पूछा है। ठीक है, दैट इज योर पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिग्मॉइड वॉल्वुलस कॉजिंग एक्यूट एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अर्जेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इस्कीमिया ऑफ विच आर्टीरियल सप्लाई। तो अगर सिग्मॉइड वॉल्वुलस है जिसकी वजह से एक्यूट एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो क्या करना चाहिए हमें? देखो, सिग्मॉइड वॉल्वुलस, आई रिपीट इट बिकॉज ऑफ अ रीज़न। ए, लेफ्ट कॉलिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? कोलॉन को, लेफ्ट साइड ऑफ कोलॉन को। सी, मिडल कॉलिक आर्टरी सप्लाई करेगी पार्ट ऑफ योर ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है। देन डी, आइलियोकॉलिक आर्टरी डिसेंडिंग कोलॉन को, असेंडिंग। ठीक है। ई, राइट कॉलिक आर्टरी एक्सट्रीम राइट साइड पे कोलॉन को। तो सिग्मॉइड आर्टरी बचती है सिग्मॉइड वॉल्वुलस के लिए। मैंने हर ऑप्शन को इसलिए पढ़ा है सो दैट you'd बी एबल टू डिफरेंशिएट और एलिमिनेट एटलीस्ट इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग? तो PROV से हमने याद किया था। ठीक है, क्या होता है उसमें? पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, आउटफ्लो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ठीक है। और VST होता है। ए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं होती। बी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। सी, एट्रियल एनलार्जमेंट। डी, पल्मोनरी वीनस कंजेशन। ई, माइटल स्टीनोसिस। सो बी वुड बी द राइट ऑप्शन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। Next, a lesion involving the periamygdaloid and pyriform cortex most likely affects which function? तो अगर periamygdaloid या pyriform cortex की लीन है तो क्या चीज़ अफेक्ट होगी? ए, विजन। बी, हेयरिंग। सी, ऑल्फैक्शन। डी, गस्टेटरी सेंसेशन। ई, मोटर कोऑर्डिनेशन। सो योर ऑल्फैक्शन वुड बी अफेक्टेड। विजन का पेरीमेक्डोलॉइड या पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स से कोई लिंक नहीं है, हियरिंग का भी नहीं है, गस्टेटरी सेंसेशन नहीं है, मोटर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। ठीक है, सो सी, ऑल्फैक्शन वुड बी अफेक्टेड। अब कुछ की के एरियाज हैं, उनके मेन फंक्शंस और लीयंस देख लेते हैं हम। फ्रंटल लोब की एरियाज में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, मोटर कॉर्टेक्स होता है, ब्रोकाज एरिया आता है। और वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल में एक तो रोल है। फिर जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आपके होते हैं, प्लान करना, आपकी जो पर्सनालिटी है या स्पीच प्रोडक्शन है ब्रोकाज एरिया में, अगर यहाँ पे लियन हो जाए तो एक तो कंट्रोलाटरल वीकनेस होगी, ब्रोकाज की वजह से एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा और डिसइनहिबिशन होगी, पर्सनालिटी चेंज आएगी। अगर फ्रंटल लोब का मसला होता है, पैराइटल लोब में की एरियाज पोस्ट टेंटल जायरस है जिसको प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। मेन फंक्शन उसका सेंसरी मोडालिटीज़ को परसीव करना है। ठीक है, टच, पेन, टेम्परेचर या जितनी भी स्पेशल अवेयरनेस होती है, स्पेशल अवेयरनेस भी यहीं से आती है। अगर लियन हो जाए तो सेंसरी लॉस हो जाएगा, साथ में एस्टीरियोग्नोसिस होगा। एस्टीरियोग्नोसिस का मतलब होता है दैट पेशेंट इज अनएबल टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन हिज और हर हैंड। ठीक है, निगलेक्ट में चला जाएगा। नॉन डोमिनेंट साइड का होगा तो हेमी निगलेक्ट सिंड्रोम हो जाता है। टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉम्प्लेक्स कॉर्टेक्स है, हिपोकैम्पस है, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स है। अब ये याद रखना है, जो क्वेश्चन था हमारा वो पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स का आया था। तो पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब। ठीक है, अलॉन्ग विद आपका हिपोकैम्पस है और ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी टेम्पोरल लोब में है। तो मेन फंक्शन टेम्पोरल लोब का हियरिंग में तो है ही, मेमोरी और इमोशन में भी रोल प्ले करेगा और ऑल्फैक्शन में भी रोल प्ले करेगा। और अगर लियन हो जाए तो मेमोरी लॉस हो जाएगा। उसी तरह से ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होंगी, सीरियस होंगे अगर अनसीनेट प्रोसेस में इन्वॉल्व, तो अनसीनेट फिट्स कहते हैं उसे। और फैक्ट्री हेलुसिनेशंस भी होंगी। तो हियरिंग, ऑल्फैक्शन एंड मेमोरी। ऑक्सीपिटल लोब में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल प्रोसेसिंग करनी होती है। अगर लियन आ जाए तो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस आ जाएगी, विजुअल फील्ड डिफेक्ट आएंगे जिसमें वो कंट्रालाटरल मॉनमस हेमिएनोपिया होता है। नेक्स्ट, इंसुला की अगर हम बात करें तो इंसुलर कॉर्टेक्स होता है
टेस्ट जेस्टेशन में, गस्टेशन में रोल प्ले करता है ये, विजुअल सेंसेशंस में, ऑटोनॉमिक इंटीग्रेशन में। अब जो इंसुलर कॉर्टेक्स की लियन होती है ना, तो लॉस ऑफ टेस्ट, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ये सबसे अलग है, याद रखना आसान है। इंसुला में आपने टेस्ट को याद रखना है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन को याद रखना है। ऑक्सीपिटल में तो वेरी ऑब्वियस विजन है, टेम्पोरल लोब में मेमोरी भी देखनी है, विजन, सॉरी हियरिंग एंड ऑल्फेक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो की उन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड विच फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स इट्स कॉम्पोजिशन। तो डीएनए और आरएनए में क्या होना चाहिए, तीन चीज़ें होती हैं, ये पता हो यू वुड बी एबल टू गेट इट राइट। एक शुगर होनी चाहिए, एक बेस होनी चाहिए और एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर, ए ऑप्शन है, बेहतरीन लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं बी, नाइट्रोजनस बेस प्लस लिपिड प्लस शुगर, इसमें लिपिड नहीं होता, पी गलत हो गया। सी, प्रोटीन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, प्रोटीन कैसे हो गई। डी, बेस प्लस अमाइनो एसिड प्लस फॉस्फेट, that is also wrong. E, sugar plus fatty acid plus phosphate, wrong. So A would be the right option. We need a sugar, nitrogenous base and phosphate. Then a patient with sickle cell disease has a mutation affecting DNA structure in normal DNA, which base pairing is correct, ठीक है। एडेनिन का थाइमिन के साथ होता है, दैट इज़ राइट, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ग्वानिन और थाइमिन का नहीं होता, ग्वानिन और साइटोसिन का होता है, सो दैट इज़ ATNGC। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर आल्सो रॉन्ग। एडेनिन ग्वानिन के साथ नहीं होती, साइटोसिन थाइमिन के साथ नहीं होती, ATNCG होता है, और CG में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। Next question, a 37-week pregnant woman undergoes an ultrasound assessment of amniotic fluid volume. What is the normal approximate volume at term? 200 to 400 ml, 400 to 600 ml, 800 to 1000 ml, 120 to 150 ml, more than 2000 ml. ठीक है, so at term there would be 800 to 1000 ml, about 1 liter of fluid. तो आपने 800 से 1000 ml याद रखना है, 800 to 1000 ml of fluid. The volume of amniotic fluid increases during pregnancy from about 15 ml at 8 weeks to 450 ml at 20 weeks, after which net production declines to zero by 34 weeks. Approximate volume is 750 ml, ठीक है। तो 8 वीक्स पे 20 ml है, दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। 15 ml है 8 वीक्स पे, और 450 हो गया है 20 वीक्स पे। उसके बाद प्रोडक्शन, जो नेट प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन कर जाएगी टू ज़ीरो बाई 34 वीक्स। अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम 750 ml हो जाता। तो राउंड अबाउट आंसर जो सबसे करीब था दैट वाज 800 to 1000 ml, that's why we chose that. A woman uses an ovulation prediction kit to determine her most fertile period. Which hormone is primarily detected by this test? ठीक है, मोस्ट फर्टाइल पीरियड के लिए हम कौन सा हार्मोन देखते हैं? ए, प्रोजेस्टेरॉन, बी, एस्ट्रोजन, सी, LH, डी, FSH, ई, प्रोलैक्टिन। LH देखते हैं, सी वुड बी द राइट ऑप्शन। क्यों देखते हैं? जब LH की सर्ज आती है तो ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन जहाँ पे होती है दैट इज़ द मोस्ट, उससे आगे पीछे उसके अराउंड, दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड व्हेन she is most likely to get pregnant. So C is the right option, LH. A patient with estrogen receptor positive breast cancer is started on hormonal therapy. Which drug is most appropriate? A, letrozole, B, tamoxifen, C, trastuzumab, D, doxorubicin, E, cyclophosphamide, ठीक है। So एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए हार्मोनल थेरेपी दे रहे थे, कौन सी ड्रग होती है? लेट्रोजोल, टेमोक्सिफिन, ट्रस्टुजुमाब, डॉक्सोरिबिसिन या साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब ये देखते हैं कि जो ए ऑप्शन है ना, लेट्रोजोल, दैट इज़ एन एरोमेटेज इनहिबिटर। दो के हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में एज हार्मोनल थेरेपी देते हैं, लेकिन दे डू नॉट एक्ट ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। तो सम्स हैं सीरम एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, उसमें टेमोक्सिफिन, डिलॉक्सिफिन होते हैं। सो बी वुड बी द राइट ऑप्शन, टेमोक्सिफिन। देन सी, ट्रस्टुजुमाब। ट्रस्टुजुमाब ज़्यादातर हमारे टू
नेगेटिव में देते हैं। डॉक्सोरिबोसिन कीमोथेरेपी की ड्रग है, दैट इज़ नॉट ए हार्मोनल थेरेपी, और डॉक्सोरिबोसिन से कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ई साइक्लोफॉस्फेमाइड इज ऑल्सो कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद फिटीग, विटिलाइगो, hypotension, hyponatremia, hyperkalemia and metabolic acidosis, what is the most likely diagnosis? तो यू कैन ब्रेक इट डाउन कि अगर उसको हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है और हाइपरकीलीमिया हो रहा है, इसका मतलब उसका एल्डोस्टेरोन कम है, ठीक है, हाइपोटेंशन है, फटीक भी है उसको साथ में, इसके अलावा विटिलाइगो है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए एडिसन डिजीज़, बी हाइपरथायरॉयडिज्म, सी हाइपोथायरॉयडिज्म, डी कुशिंग सिंड्रोम, ई एस आई ई डी ए। सो ए एडिसन डिजीज़ वुड बी द राइट आंसर। कम है उसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, कोर्टिसोल वगैरह एडिसन डिजीज़ में है। Then a patient on anti-tubercular therapy develops tingling and numbness in the hands and feet. Which drug is most likely responsible? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Ethambutol, D. Paracetamide, या E. Streptomycin आता है। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, वो आइसोनाइजर के साथ एसोसिएशन है, ये याद रखना है। पी आइसोनाइजर विल बी द राइट ऑप्शन, आइसोनाइजर की वजह से होती है। नेक्स्ट है, ओके, आइसोनाइजर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है। राइफैम्पिन रेड ऑरेंज यूरिन आएगा। एथाम्ब्यूटोल से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, और पैराजीनामाइड सिर्फ हाइपरयूरिसीमिया कराता है, तो गाउट रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन कल्चर शोज अ लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज स्ट्रॉन्गली यूरियस पॉजिटिव, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? ए प्रोटियस, बी सूडोमोनास, सी ई कोलाई, डी क्लेप्शाला, ई साल्मोनेला। तो आपको फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम याद होना चाहिए। ऐसे में दिया हुआ है, फॉर ऑल द ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव वायरसेस एज वेल, अगर एक लेक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और यूरियस पॉजिटिव भी है, यूरिन कल्चर से हम ले रहे हैं, तो वो कौन सा होना चाहिए? अगर आपको इन्फेक्शंस भी बग्स के याद हों तो यू कैन गिव इट अ फ्लूक। ई सैल्मोनेला, ठीक है, गट रिलेटेड इन्फेक्शंस वगैरह होंगे उसमें, सैल्मोनेला, शिगेला वगैरह, कोई मिलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम वाले फीचर्स होंगे। क्लेप्शाला से नमूनिया होना चाहिए। ई कोलाई से भी कोई यूटीआई होना चाहिए। बी सूडोमोनास एरोजिनोजा, बी ए प्रोटियस। सो ए प्रोटियस वुड बी द राइट ऑप्शन, जो यूरियस पॉजिटिव है, ठीक है, और साथ में लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग है, ठीक है। सो ए प्रोटियस वुड बी द राइट ऑप्शन। लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग भी है ये, यूरियस पॉजिटिव भी है। नेक्स्ट, ओके, वेरी गुड, दे हैव पेस्टेड द एल्गोरिथम विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ग्राम नेगेटिव्स का दिया है उन्होंने एल्गोरिथम, और उसको हम डिवाइड करते हैं डिप्लोकोकाई में, कोकोबैसिलाई में, या कर्व रोड्स में, या बैसिलाई में, ठीक है। डिप्लोकोकाई में तो दो ही हैं, एक नाइसेरिया मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, या नाइसेरिया गोनोरी होता है, और ये एरोबिक होते हैं, ठीक है। फिर हम इन दोनों को माल्टोस फर्मेंटेशन की बेस पे सेपरेट करते हैं। जो नाइसेरिया मेनिंजाइटिस होता है वो माल्टोस को फर्मेंट करता है, तो दैट इज़ माल्टोस पॉजिटिव। और जो नाइसेरिया गोनोरी है या मोरेक्सेला है साथ में, तो वो माल्टोस को फर्मेंट नहीं करता, तो वो माल्टोस नॉन फर्मेंटर है। तो ये तीन थे, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, नाइसेरिया गोनोरी, मोरेक्सेला, ये हो गए डिप्लोकोकाई में, और ये एरोबिक थे। कोकोबैसिलाई में देखें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, बॉर्डेटेला पेर्टिसेस है, ठीक है। फिर इसके अलावा काइनो एसिनिटोबैक्टर है, वेरी वेरी वियर टेक्स्ट, ठीक है। उसके अलावा I'll give you another for this at the end. कर्व्ड रॉड्स की बात करें तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव या नेगेटिव की बेस पे हम सेपरेट करते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ठीक है। कैम्पाइलोबैक्टर जेजिनी, विब्रियो कॉलरा होता है, या हेलिकोबैक्टर पायलोरी होती है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी
जिसकी वजह से आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ वगैरह होते हैं, ये यूरिएज प्रोड्यूस करता है। तो ये याद रखना है। विब्रियो कॉलरा एल्कलाइन मीडिया में ग्रो करता है और कैम्पालोबैक्टर जेजिनी ग्रो करता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। इसके अलावा बैसिलाई में क्या आता है? बैसिलाई को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन, जिसका क्वेश्चन आया था हमें। ठीक है। ईदर दे आर लैक्टोज फर्मेंटर्स और दे आर नॉट। और अगर लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं भी तो ईदर दे आर फास्ट और स्लो। तो फास्ट में इकोलाई, क्लेप्शैला और एंटेरोबैक्टेरिया आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो स्लो होते हैं उनमें सिरेशिया आ जाता है। ठीक है। सिट्रोबैक्टर आ जाएगा। तो दे आर वेरी स्लो। याद रखने का तरीका क्या कि एस साउंड फॉर स्लो, एस इसी साउंड से सिरेशिया, इसी साउंड से सिट्रोबैक्टर है, तो दे आर स्लो फर्मेंटर्स। ऑक्सीडेज। ठीक है। अब लैक्टोज फर्मेंटर्स तो कर लिए, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स को आगे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ऑक्सीडेशन की बेस पे। ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? अगर पॉजिटिव हो गए तो सूडोमोनास एंड बर्कहोल्डेरिया वुड बी ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ठीक है। और अगर ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं तो किस बेस पे सेपरेट करेंगे? उसको H2S प्रोडक्शन की बेस पे सेपरेट करेंगे और ट्रिपल शुगर आयरन एगार। अगर पॉजिटिव है H2S की प्रोडक्शन तो वो सैल्मोनेला और प्रोटियस होते हैं। और अगर नेगेटिव हो तो शिगेला और यसीनिया होता है। ठीक है। काफ़ी हद तक आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे अगर एल्गोरिथम के बीच में से कोई सवाल आया बाय डूइंग दिस। Next, a patient with hypothyroidism develops numbness in the hand and weakness of thumb abduction. What is the most likely diagnosis? That is ulnar nerve palsy, radial nerve palsy, carpal tunnel syndrome, plexopathy, cervical radiculopathy. ठीक है। So C, carpal tunnel syndrome would be the right option. ये क्यों हुआ है? देखें, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, तो जैसे एक्सेसिव ग्रोथ हमने एक्सोफ्थाल्मोस में पढ़ी थी, दो तो मैकेनिज्म वाज डिफरेंट। इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हाइपोथायरॉयडिज्म में जो आपका कार्पल टनल है उसके अराउंड भी वो एडिमेटस सा और ग्रोथ सी abnormal होती है, जिसकी वजह से कार्पल टनल के दरमियान से जो मीडियन नर्व गुजरी है वो कंप्रेस हो जाती है और फिर कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाता है। दैट वुड बी अफेक्टिंग द lateral 3.5 digits बोथ ऑन द palmar एंड डोर्सल एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो हैंड में है और थंब एबडक्शन में मसला है, तो इसका मतलब है लैटरल साइड पे ये थंब का मसला आ रहा है। मीडियन नर्व की सप्लाई है। मीडियन नर्व कहाँ से गुजरी है? कार्पल टनल से गुजर रही है। तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, ये जो ऊपर था ना, कोकोबैसिला छोड़ा था हमने बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। सेकेंड बॉर्डेटेला पेर्डिसिस। थर्ड पे ये पास्चुरेला लिखा है। देन पास्चुरेला से नीचे फोर्थ पे ब्रूसेला है। देन ब्रूसेला से नीचे फ्रांसिसेला है। एंड देन वी हैव एसिनिटोबैक्टर बोमेनियाe. So I would repeat it: Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Pasteurella, Brucella, Francisella, and Acinetobacter baumannii. Next question: a patient presents with oral thrush. Microscopy shows pseudomembranes with pseudohyphae. Which organism is responsible? A. Aspergillus, B. Candida, C. Cryptococcus, D. Histoplasma, E. Mucor. तो ऑरल थ्रश किससे होता है? इवन इफ यू डोंट नो द रेस्ट ऑफ द स्टेम के सूडो हाइफी किस में होते हैं या सूडो मेम्ब्रेन्स किस में होते हैं, तो द आंसर शुड बी बी। ठीक है। कैंडिडा वुड बी द राइट ऑप्शन। कैंडिडा से ऑरल थ्रश होता है। कैंडिडियासिस होता है जो ऑरल, और सूडो मेम्ब्रेन्स भी इससे बनती हैं। सूडो हाइफी भी इसी की होती है। नेक्स्ट, म्यूकोर एंड राइजोपस किस तरह का सिनेरियो होता है? म्यूकोर और राइजोपस के सिनेरियो में ना डायबिटिक और न्यूट्रोपिनिक कोई एसोसिएशन दी होगी, ल्यूकीमिया वगैरह। ठीक है। डीके दिया हो सकता है या ल्यूकीमिया दिया होगा, और साथ में राइनोसाइनोसाइटिस होगा। इनके हाइफी किस तरह के होते हैं? नॉन सेप्टेट। कोई इनके दरमियान में सेप्टेशंस नहीं होती, नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं और ये वाइड एंगल्स पे ब्रांच करते हैं और इन्वेड करते हैं ब्लड वेसल्स को, एंड दे आर वेरी डेडली। ठीक
ठीक है, म्यूकोर का इन्फेक्शन, राइजोपस का इन्फेक्शन, एस्परजिलस। जो एस्परजिलस है वो नॉन डायबिटिक में होता है, जैसे हमने ABPA पढ़ा था, एलर्जी ब्रोंकोपल्मोनरी, ठीक है। अब उसमें भी अगर देखा जाए तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। इसके अलावा जिनमें डिसफंक्शन होता है क्रोनिक ग्रेनुलोमाटस डिजीज़ का, उन लोगों में ये होता है। डायबिटीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, नॉन डायबिटिक में होता है। हाइफी किस तरह के होते हैं? सेपरेट हाइफी होते हैं और एक्यूट एंगल पे ब्रांच करते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट, जैसे म्यूकोर और राइजोपस के थे कि वहाँ पे नॉन सेपरेट थे, वाइड एंगल पे ब्रांच करते थे। एस्परजिलस के एक तो सेपरेट हैं, दूसरे एक्यूट एंगल पे ब्रांच करते हैं। कैंडिडा डायमॉर्फिक होता है। सूडो हाइफी होती है, ऑरल फ्रेश होता है, वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द रेस्ट। देन क्रिप्टोकोकस नॉट डायमॉर्फिक। तो क्रिप्टोकोकस और कैंडिडा में ये फ़र्क है कि जो कैंडिडा है दैट इज़ डायमॉर्फिक एंड क्रिप्टोकोकस इज़ नॉट डायमॉर्फिक। ऑल्सो 5 to 10 माइक्रोमीटर नैरो बडिंग होती है क्रिप्टोकोकस की। तो जो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हमने पढ़ा था दैट इज़ द सेम क्रिप्टोकोकस ब्रेन मेनिंजाइटिस और एनकेफ्लाइटिस कॉज करता है, जिसमें 100 बबल लीन्स आपको दिखती हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिप्टोकोकस, 100 बबल अपीयरेंस और 5 to 10 माइक्रोमीटर पे नैरो बडिंग करता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इन्वेड करता है, तो ये भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट पेशेंट इज डायग्नोज विद क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट? तो A फ्लूकोनाजोल, B एम्फोटेरिसिन B, C ईट्रोकोनाजोल, D कीटोकोनाजोल, E निस्टाटिन। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के इनिशियल ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? इनिशियल ट्रीटमेंट में हमेशा हम एम्फोटेरिसिन B देते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं? A फ्लूकोनाजोल लगा देते हैं, जबकि मेंटेनेंस थेरेपी भी या प्रिवेंशन में आगे लिखा हुआ था A फ्लूकोनाजोल। तो फर्स्ट एम्फोटेरिसिन B, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन जब आपने करनी होती है फिर वो उसके आगे फ्लूकोनाजोल चलती है। सो B वुड बी द राइट ऑप्शन, एम्फोटेरिसिन B देते हैं। Next, a child presents with a raised erythematous lesion on the forehead. Histology shows proliferation of endothelial cells forming vascular channels. What is the most likely diagnosis? A. Lipoma, B. Hemangioma, C. Fibroma, D. Melanoma, E. Squamous cell carcinoma. Very obvious के vascular channels हैं, endothelial cells हैं, ठीक है। erythematous भी है, तो इसका मतलब blood vessels involved हैं। blood vessels का hemangioma होता है, lipoma फैट्स का होगा, फाइब्रोमा फाइब्रस टिश्यू का होगा, मेलानोमा मेलानिन होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कैरेटिनोसाइट्स वगैरह होंगे। सो B would be the right option. A 65-year-old male with COPD started on ipratropium. Which mechanism explains its bronchodilator effect? A. Beta 2 receptor agonist, B. Phosphodiesterase inhibition, C. Muscarinic receptor antagonism, D. Leukotriene receptor blockade, E. Histamine H1 blockade. तो इप्राटोपियम पहले पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है, उसी का ही क्वेश्चन है। दैट इज़ योर मस्करीनिक, एंटी मस्करीनिक है ये, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्यों क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो C वुड बी द राइट ऑप्शन, मस्करीनिक रिसेप्टर एंड एंटागनिज्म। जो बीटा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं ना, उनके नाम में ही कुछ आपको पता चल जाता है, ठीक है। Their ending words would guide you whether it's a beta 2 receptor agonist or not most of the time. Then histamine H1 blockade में प्रोफेमोटिडीन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकेड में मॉन्टील्यूकास्ट वगैरह हो जाएगा। फोस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी नहीं हो सकते, तो C मस्करीनिक रिसेप्टर एंटागनिज्म वुड बी द राइट ऑप्शन। अब ये याद रखना है कि जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग है ना, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग वुड कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और जो एंटी कोलिनर्जिक एंटी मस्करेनिक थी ये ब्रोंको डायलेशन करवाती है। दैट्स व्हाई वी गिव दैट इन एस्थमा पेशेंट्स। नेक्स्ट, a patient receiving chemotherapy develops severe nausea and vomiting and is treated with ondansetron. What is its mechanism of action? ठीक है, so A dopamine D2 receptor blockade, B histamine H1 blockade, C 5-HT3 receptor antagonism, D muscarinic receptor blockade. So what would be the right option? And NK1 receptor antagonism was also an option, though irrelevant, ठीक है। अब ondansetron क्या होता है?
5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिज्म है, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ये। तो ऑप्शन में कहाँ लिखा है? दैट इज योर सी ऑप्शन, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिज्म करता है। डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉकेट नहीं हो सकते थे, H1 ब्लॉकेट भी नहीं है, तो वेरी इजी ऑप्शंस। Next question, a patient with asthma is prescribed theophylline. What is this primary mechanism of action? Theophylline क्या करता है? A beta 2 receptor agonist, PDE inhibition leading to increased cyclic AMP, C calcium channel blockade, D leukotriene inhibition, E sodium channel blockade. तो थियोफिलिन ने फोस्फोडाइस्ट्रेज की इनहिबिशन करानी होती है और अल्टीमेटली साइक्लिक एमपी बढ़ जाता है, तो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ थियोफिलिन, नॉट अ बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं है, वो हमें पता है कौन से होते हैं, डायहाइड्रोपेरिडीन, नॉन पेरिडीन वाले, वो वाले होते हैं। ल्यूकोट्राइन इनहिबिशन में भी मॉन्टील्यूकास वगैरह होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकेट भी नहीं कराता, एनेस्थेटिक्स का इफेक्ट होता है वो। तो थियोफिलिन में बीटा वुड बी द राइट ऑप्शन, इवन इफ यू डोंट नो, एलिमिनेशन से हो जाना था। 58-year-old male is taking finasteride for BPH, benign prostatic hyperplasia, with side effect is most commonly associated: A hypertension, B impotence, C hyperglycemia, D anuresis, या E weight gain। सो E, ठीक है, बी इम्पोटेंस होती है। फिनिस्टाइड होता क्या है? फिनिस्टाइड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, उससे क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जैसे डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लोअर होता है उससे एक तो ये होता है कि प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट नहीं होती, क्योंकि प्रोस्टेट में रोल है इसका, हेयर लॉस में भी फ़र्क आएगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं साथ में कि लिबिडो कम हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, इजैकुलेट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस और एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी, दो दैट वुड बी रेयर, और मूड चेंजेस भी होंगे। तो मोस्ट साइड इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल होते हैं आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फेडिनोपैथी एंड अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस डिस्पाइट नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? ठीक है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फेडिनोपैथी को हम वर्कर्स नोड भी कहते हैं, जो ज़्यादातर आपकी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमास में होता है। सो ऑप्शंस में ए कोलोन कार्सिनोमा, बी पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, सी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, डी इज़ोफेजियल कार्सिनोमा, ई हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो सी वुड बी द राइट ऑप्शन, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी आपके सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड पे जाती है, दैट इज़ योर वर्कर्स नोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजिकल specimen of the gallbladder is examined, which type of epithelium is normally present? Stratified squamous, simple columnar, pseudo stratified columnar, or E transitional epithelium। तो गॉल ब्लैडर को जब आप एग्जामिन करेंगे तो किस तरह की एपिथेलियम होनी चाहिए? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस ज़्यादातर स्किन में होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर में होती है, वो भी माइनस होगी। पीछे सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनर, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, ठीक है। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर फॉर अ पार्ट, अच्छा नीचे उन्होंने दिया भी हुआ है, अभी हम करते हैं सी, सिंपल कॉलमनर वुड बी द राइट ऑप्शन। सिंपल कॉलमनर आपकी गट में होती है, गॉल ब्लैडर में भी वही होगी। नेक्स्ट, सिंपल स्क्वेमस कहाँ कहाँ पे होती है? सिंपल स्क्वेमस होती है जो सिंगल लाइंड एंडोथीलियम को लाइन करती है, जो या फिर जो सीरस मेम्ब्रेन, मीजोथीलियम, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम वगैरह उसको लाइन करेगी, या कॉर्नियल एंडोथीलियम होती है, लिम्फ वेसल को लाइन कर लेगी। एल्वेला जो टाइप 1 नीमोसाइट है उसमें सिंपल स्क्वेमस होती है, या फिर जो बोमेन कैप्सूल की पेराइटल लेयर है दैट इज ऑल्सो सिंपल स्क्वेमस, या इवन लूप ऑफ हेनले की एपिथीलियम इज ऑल्सो सिंपल स्क्वेमस। ठीक है, तो याद रखना आसान है, सिंगल लाइन जो छोटी छोटी एंटिटीज़ हैं, बीट एंडोथीलियम, मीजोथीलियम, लिम्फ वेसल, parietal layer of the Bowman capsule, alveoli, बहुत थिन सा होता है, टाइप 1 नीमोसाइट, कॉर्नियल एंडोथीलियम। नेक्स्ट, सिंपल क्यूबॉइडल। जब सिंपल क्यूबॉइडल की बात आती है ना, तो ओवरी याद आनी चाहिए, और थायराइड तो फ़ौरन से याद आना चाहिए। नेक्स्ट, याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि कोरोइड प्लेक्सस के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल होती है, और जो रेटिना की पिगमेंट लेयर होती है उसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल होती है। फिर पीसीटी पे जो एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर है, या डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट, इन सब पे सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं। तो किडनीज में भी इवन जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल होती है। आपके जो एल्वियोलाई के डक्ट्स हैं और सैक्स हैं उस पर भी सिंपल क्यूबॉइडल होती है।
फिर टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी सिंपल क्यूबॉइडल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाला था कि बच्चों को ओवरी या थायराइड फॉलिकल याद रहेगा, लेकिन बाकी सिंपल क्यूबॉइडल याद नहीं रहता। आपने नेफ्रॉन याद रखना है, साथ में थर्ड पे कोरोइड प्लेक्सस ब्रेन में याद रखना है, देन एल्वियोलर डक्ट्स एंड सैक्स याद रखनी है, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स याद रखनी है। नेक्स्ट सिंपल कॉलमनर देखें तो सिंपल कॉलमनर कहाँ पे होनी चाहिए? सिंपल कॉलमनर टी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यूट्रस, ठीक है, सिंपल कॉलमनर वहाँ पे होती हैं। प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यूट्रस में, सीलिएटेड फेलोपियन ट्यूब्स में, और नॉन सीलिएटेड वाली जीआईटी में होंगी। में स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टिन है। तो ये नॉन सीलिएटेड वाली सिंपल कॉलमनर, यही सवाल था हमारा। अगर वो इंटेस्टिन भी लिखते तो भी हमने यही करना था, स्टमक लिखते तो भी यही करना था, रेक्टम लिखते तो भी यही करना था, एंडोसर्विक्स में भी, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स और इजैकुलेटरी डक्ट में भी। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, very important, because a lot of MCQs can be retrieved just from this one page। गॉल ब्लैडर लिखते हैं, स्टमक लिखते हैं, इंटेस्टिन लिखते हैं, रेक्टम लिखते हैं, एंडोसर्विक्स लिखते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट लिखते हैं, ठीक है, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स लिखते हैं। इन सब में नॉन सीलिएटेड कॉलमनर है। देन सीलिएटेड कॉलमनर फिलोपियन ट्यूब्स में होता है। ये याद रखना है, फिलोपियन ट्यूब्स और ओवरी की भी मिक्स हो जाती हैं। फिलोपियन ट्यूब्स में सीलिएटेड कॉलमनर है, ओवरीज में क्यूबॉइडल है। देन प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या यूट्रस के अंदर सिंपल कॉलमनर है। ठीक है, सो सिंपल कॉलमनर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत टाइम लग गया इस पे। अ बायोप्सी फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज एग्जामिन्ड व्हिच एपिथेलियल फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का सवाल आ गया जो हम ऑलरेडी ऊपर करके आए हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या था? A. Pseudostratified ciliated columnar with goblet cells. B. Stratified squamous epithelium. C. Simple cuboidal without goblet cells. D. Simple columnar with goblet cells. E. Transitional epithelium। तो transitional तो सबसे पहले निकला ना, ब्लैडर के लिए है वो तो। Then stratified squamous भी निकाल देते हैं, वो स्किन में होता है, B भी निकल गया। पीछे सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar with goblet cells वो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके कुछ ट्रैक्ट में होता है, ठीक है, बट नॉट द प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के पार्ट में नहीं होता, बहुत इनिशियली थोड़े से पार्ट के लिए होता है। तो सी सिंपल क्यूबॉइडल विदाउट गॉबलेट सेल्स वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ऊपर हमने अभी ये किया भी है, सिंपल क्यूबॉइडल विदाउट गॉबलेट सेल्स हियर। जो सिंपल क्यूबॉइडल है उसके नीचे लास्ट पे देखें, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हमने किया था, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का क्वेश्चन था। So that's why I said this page is very important. Any MCQ can be made from it. Terminal and respiratory bronchioles simple cuboidal होते हैं। इसी तरह ही आपके याद रख लें एक लाइन में कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे होते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से पकड़ लें, आपके टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट्स और सैक्स, ये चारों चीज़ें सिंपल क्यूबॉइडल से होती हैं। इसके बाद जो आपकी प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं ना, अभी क्यूबॉइडल जो नहीं हुई होती, उससे पहले वो सिंपल कॉलमनर होती हैं। तो बन गया लिंक, ठीक है, वो सिंपल कॉलमनर हो गई। अब ये आपको नहीं भूलेगा, अब हमने लिंक बना के कर लिया, प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और सैक्स। अब नहीं गलत होता। A neonate presents with abdominal distension and failure to pass meconium. Biopsy shows absence of which neurons। ठीक है, तो पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगी। S2 टू S4 वाले रीजन पे आपकी पैरासिम्पथेटिक होती हैं, यही डेफिकेशन के साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो सिंपथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नहीं हो सकती थी, सिंपथेटिक हो ही नहीं सकती थी। बाकी सोमैटिक और सेंसरी ऑप्शंस में थी, एक ही ऑप्शन थी पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, सो दैट वाज द राइट ऑप्शन। हर्शस्प्रंग डिजीज़ का सिनेरियो था जिसमें कंजेनिटल मेगाकोलोन होती है बाय ड्यू टू लैक ऑफ गैंग्लियन सेल्स और एंटारिक नर्वस प्लेक्सिस, और बैक और जो मीजनल प्लेक्सिस होते हैं डिस्टल सेगमेंट ऑफ कॉलोन में। और ये होते क्यों है? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट नहीं होते और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस आती है रेट में। अब बिलियस एमएसएस होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगी,
ठीक है, क्योंकि पास आउट नहीं हो पा रहा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, साथ में 48 आवर्स के अंदर ये होती है, और दैट लीड्स टू क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जो नॉर्मल पोर्शन होता है कॉलोन का, इस रीजन से पहले वाला, वो ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट डायलेट हो जाएगा, ज़ाहिर है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी उससे पिछले वाला डायलेट करेगा, और इस तरह एक ट्रांजिशन जोन बन जाएगा। डाउन सिंड्रोम के साथ रिस्क बढ़ जाता है, और एक्सप्लोजिव एक्सपल्शन होता है फीसिस का, दैट इज़ कॉल्ड स्क्विर्ट साइन। ठीक है, तो स्क्विर्ट साइन पॉजिटिव होता है हर्ट्सप्रंग में, जिसमें डिजिटल एग्ज़ाम पे आप एम्प्टी रेक्टम मिलेगा, क्योंकि पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, रेक्टम तक तो पहुंचा ही नहीं। डायग्नोज करोगे आप उसको बाय एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स ऑन रेक्टल सक्शन बायोप्सी। ट्रीटमेंट इसकी सिर्फ रिजेक्शन है, दैट देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट फॉर इट। और याद रखने का तरीका म्यूटेशंस को क्या है कि रेक्टम का मसला है, तो रेट म्यूटेशंस इन रेक्टम। ठीक है, सो रेट रेक्टम याद रखना है, डाउन सिंड्रोम का रिस्क याद रखना है, न्यूरल क्रिस्टल्स की माइग्रेशन नहीं होती ये याद रखना है, और पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं ये याद रखना है। नेक्स्ट, patient presents with unilateral facial flushing and absence of sweating on the same side of the face, which structure is most likely affected? ठीक है, फ्लशिंग भी हो रही है, स्वेटिंग नहीं हो रही ऑन द सेम साइड ऑफ फेस, तो क्या प्रॉब्लम है? ए पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, बी सिंपथेटिक क्रेनियल फाइबर्स, सी क्रेनियल नर्व डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डी सोमैटिक मोटर फाइबर्स, या ई सेंसरी फाइबर्स। तो ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना कि स्वेटिंग नहीं हो रही, एनाइडोसिस वाले, ये यूनिलैटरल फेशियल फ्लशिंग हो रही है, ये सारे सिंपथेटिक फंक्शंस में आता है। सिंपथेटिक के फंक्शन है, सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, और ये होता है कि इसमें जब आपके पास इप्सिलैटरल कॉर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें सिंपथेटिक सप्लाई की डिस्ट्रप्शन होती है टू द फेस। चलिए नेक्स्ट पार्ट में अगले में बनाती हूँ।